मैं हूं आपके साथ में मनदीप। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी को आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं किया गया। यूसीसी कैबिनेट में नहीं लाया गया है, लिहाजा आज यूसीसी पर बात नहीं हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई और यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक और कैबिनेट की बैठक की जाएगी। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को अब अगली कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इसी कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट में यूसीसी को नहीं लाया गया। आज की कैबिनेट बैठक में 16 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। राज्य की नई फिल्म नीति पर भी मोहर लगी है, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में नए शूटिंग लोकेशन पर 5% की सब्सिडी मिलेगी और राज्य के 5 कलाकारों को फिल्म में रखने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में सिनेमा हॉल खोलने पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है, छोड़ो आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। यूसीसी को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सोशल मीडिया यूनिट के साथ में पुलिस का खुफिया तंत्र भी हर उस इलाके में नजर बनाए हुए है जहां जहां से यूसीसी को लेकर विरोध होने की पुलिस को उम्मीद है। साथ ही पुलिस ने उन लोगों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो कि इस कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें समुदाय विशेष के साथ में राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोग भी शामिल किए गए हैं। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान का कहना है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी है, जिसके लिए पुलिस ने हर प्रकार से तैयारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल असंवैधानिक रूप से विरोध करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें अगर मान लीजिए आईटी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत अगर कोई व्यक्ति कुछ कमेंट करता है तो हम उसको आईटी एक्ट के तहत बुक करेंगे और उसको, लेकिन एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो चीज होती है हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लोग बहुत ही वैधानिक तरीके से अपनी बात लोकतंत्र में रख सकते हैं, लेकिन लोगों को, जनता को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज किस कानून के विपरीत होती है। अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जाएगा तो हमारी ये मजबूरी होती है कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाएगा, पर विधानसभा में बहस से पहले कांग्रेस ने यूसीसी नाम पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को वो नाम रखना चाहिए जिस एजेंडे के लिए ये किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 6 फरवरी को विधानसभा में रखा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में तब बहस होगी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन बहस से पहले कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम रखने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है, जो कानून सबके लिए ना हो उसे समान नागरिक संहिता कैसे कह सकते हैं। इसीलिए बीजेपी को यूसीसी का नाम बदल देना चाहिए। जिनको तंग करने और उत्पीड़न के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर आपने कुछ लोगों को बाहर रखना है, कुछ को अंदर रखना है, तो फिर समान नागरिक संहिता कैसे हुई? तो फिर इसका नाम परिवर्तन कर देना चाहिए। इसका नाम, जिन लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की सरकार और बीजेपी ने सोची है, उस नाम से लाए ना इस बिल को। उसका नाम यूसीसी क्यों रख रहे हैं? कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की सियासत बता रही है, ताकि एजेंडे का फायदा लोकसभा चुनाव में मिले। यही यूसीसी नाम बदलने की मांग को बीजेपी कांग्रेस की उलझन बता रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की बातें बतंगड़ बनाना ये ठीक बात नहीं। जो अच्छे कार्य देश के हित में हो रहे, प्रदेश के हित में हो रहे, उसकी सराहना करनी चाहिए। कम से कम ऐसा तो सोचना ही चाहिए कांग्रेस को कि ये जनहित का है, सर्वहित के लिए है। तो ये बातें कांग्रेस को मेरे ख्याल से इलेक्शन आने वाला है, इसके निमित्त कह रहे होंगे।
यूसीसी पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, सियासत भी जोर पकड़ रही है। ये हाल तब है जबकि ड्राफ्ट पब्लिक नहीं हुआ है। ऐसे में साफ है कि सदन में ड्राफ्ट आने के बाद सियासत जरूर गरमाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने रांसी स्टेडियम से कंडोलिया तक मेगा रोड शो किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, चारों तरफ लोग नजर आए। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और फूलों की बारिश कर अभिनंदन किया। वहीं रोड शो से पहले सीएम धामी ने रांसी स्टेडियम में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया, जहां सीएम ने 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी सम्मेलन में भी शिरकत की और मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें मिल चुका है और जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगा। अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड देवभूमि से देश को बनाने का काम होगा। देवभूमि से पूरे अन्य राज्यों के लिए हमारी अपेक्षा होगी कि हम इस कानून को यहाँ पर आने वाले विधानसभा के सत्र में विधेयक के रूप में लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति के उत्थान के लिए, सबके लिए समान कानून के लिए एक्ट बनाने का काम बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। देहरादून के अस्पताल में भर्ती तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की तबियत अब पहले से बेहतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में भर्ती जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से मिलकर उनका हालचाल जाना और इसके साथ ही सीएम ने अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि सीने में दर्द और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया था और उनके सीने में संक्रमण का पता चला है। डॉक्टर के मुताबिक जगतगुरु रामभद्राचार्य की तबियत अभी पहले से काफी बेहतर है, खतरे की कोई भी बात नहीं है। वहीं रामभद्राचार्य की तरफ से वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपनी सेहत अब पहले से बेहतर बता रही हैं। सीता समारोपित वाम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, विधाता की नियत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। मैं तो कोई कथा क्रम कैंसिल नहीं करता, पर इस बार विगत समय में शारीरिक श्रम इतना अधिक हुआ मुझे कि अब मुझे थोड़ी देर तक शरीर को विश्राम दे। श्रद्धेय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए है। कुल मिला के कोई भी चिंता वाली बात नहीं। कल से इनकी हालत बहुत बेहतर है। मेरी उनसे बातचीत भी हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी उनको दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इनके हालत की जानकारी ले रहे हैं और मुझे प्रभु से प्रार्थना कि वो जल्दी स्वस्थ हों और फिर हमारे बीच में आए। 4 फरवरी यानी कि कल हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ा जाना है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मस्जिद और मदरसे को बचाने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए।
मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को न तोड़ने की मांग को लेकर सरकारी अधिकारियों से मिले, लेकिन इसी बीच ये आपस में भिड़ते हुए नजर आए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और बाद में मौलानाओं को समझाया गया, जिसके बाद में ये पूरा मामला शांत हुआ। दर्शक को पूर्व में 2 दिन पहले जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है, हम लोग सब इमाम लोग बैठे हैं आज आकर कि मस्जिद और मदरसे में किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो। मस्जिद हम लोगों का मजहब है, हिस्सा है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते हैं। फ्रीहोल्ड की कार्रवाई की जा सकती है। और जहाँ तक इस संपत्ति का विषय है, तो इस संपत्ति में अगर वो आए होते, वो कुछ कहा होता तो उसे जरूर सुना जाता। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा जब हम सरकारी संपत्तियों पर को कब्जा लेने का, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कोई न कोई एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी के इस इलाके में कुछ दिन पहले अवैध कब्जा हटाया गया था और अब वहीं पर गौशाला बनाई जानी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसके भी विरोध में नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब सील करा दूंगा मैं, कागज नहीं निकालोगे, बता दे रहा हूं मैं। दादागिरी हो गई, करोड़ों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे। हल्द्वानी में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और इन मुस्लिम महिलाओं के बीच की गहमागहमी एक गौशाला को लेकर है, जिसे नगर आयुक्त जवाहर नगर के उस नजाकत खान के बगीचे में बनाना चाहते हैं, जिसे भूमाफिया से नगर निगम ने 2 दिन पहले ही छुड़वाया है। लेकिन नगर निगम ने इस जमीन पर जैसे ही गौशाला का काम शुरू किया, आसपास की मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का डंडा उठा लिया। इनकी मांग है कि यहाँ गौशाला किसी भी कीमत पर ना बनाई जाए, जबकि नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाने का काम रोकने को तैयार नहीं। बाकायदा नगर आयुक्त तो विरोध को एक साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। और यहाँ गोवंश रहेंगे, गोवंश भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे। सड़कों पर जानवर लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है 100-150 जानवर यहाँ रखे जा सकते हैं, उनको हम रखेंगे। कुछ लोगों ने उनको भड़काया है, जो यहाँ पर पहले कब्जे की नीयत से लगातार इसको जमीन को बेचने का काम कर रहे थे। ऐसी मैंने गोपनीय जांच कराई, कुछ पुलिस के लोगों ने बताया, कुछ अन्य हमारे कर्मचारियों ने बताया कि महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं विरोध करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमको तो ये बताया गया, हमको तो वो बताया गया। उनको कहा गया कि जानवर बहुत शोर मचाते हैं, उनसे बीमारियां फैल जाती हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही नगर निगम ने भूमाफिया के कब्जे से ये 2 एकड़ का मैदान खाली करवाया था, लेकिन भूमाफिया अभी भी इस जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम 6 महीने के लिए अस्थायी गौशाला बनाकर इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। इसीलिए स्थानीय लोगों को मुहरा बनाकर भूमाफिया साजिश पर साजिश रच रहा है, ताकि मामले को कानूनी रूप से उलझाया जा सके। लेकिन नगर आयुक्त यहाँ अस्थायी गौशाला बनाने पर अड़े हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और उनके ही ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज कराया। आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक पर आरोप है कि उन्होंने ऑफिस कैंपस में ही जूनियर रिसर्च फेलो के साथ में ये गंदी हरकत की है और आरोप है कि सुशांत ने अश्लील हरकत की और डरकर महिला वहां से चली गई, जिसके बाद में पटनायक ने पीड़ित से व्हाट्सएप पर मैसेज पर माफी मांगी, लेकिन उसे भी फिर डिलीट कर दिया और बाद में समझौते के लिए भी दबाव बनाया गया। समझौते के लिए पैसे तक का प्रस्ताव भिजवाया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पीड़िता के पास में है। फिलहाल मामले में केस दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। आईएफएस सुशांत पटनायक कुछ दिन पहले तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के तौर पर भी तैनात थे। जो वर्क प्लेस पर उनके द्वारा यौन शोषण किया गया उनके अधिकारी द्वारा, उसकी जो तहरीर थी उसके आधार पर अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूंकि एक वर्क प्लेस पर ये घटना घटित हुई थी, तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है इसमें विशाखा एक जजमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उसके अनुपालन में साथ ही साथ जो पीड़िता द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन सभी को विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया।
रुड़की में पनियाला रोड पर 27 दिसंबर को हुई प्रॉपर्टी डीलर जोगेंद्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया और अब पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही पिता की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से एक पिस्टल, तमंचा, बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी बेटा पिछले 1 साल से पिता की हत्या की योजना बना रहा था और पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है जो अपने पिता की रोक-टोक से परेशान था और बेटे की प्रॉपर्टी पर भी नजर थी। रामनगर में बाघ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर ढिकुली में बाघ ने एक घोड़े को अपना शिकार बना दिया और कुछ दिन पहले ही गार्जिया गेस्ट हाउस के पास में बाघ ने 2 घोड़े मारे थे, जहां बाघ ने घोड़े को मारा और उसके पास लोगों की बस्ती भी है। वहीं बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं और वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही बाघ को पकड़ा जाए। वहीं रामनगर के सावल्दे में भी बाघ की दहशत बनी हुई है और लोग बाघ को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि बाघ को ट्रैंकुलाइज की परमिशन दी जाए और टीम लगा दी गई है। आपको बता दें कि सावल्दे इलाके में कुछ दिन पहले एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से इलाके में लोगों में भारी गुस्सा है। देखिए, ढेला सावल्दे की तरफ हमें वो बाघ को रेस्क्यू कर ट्रैंकुलाइजेशन करने की परमिशन मिल चुकी है। उसमें क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है वो तो उसमें कार्रवाई कर रही है। जल्द ही लगता है इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। ऋषिकेश में मुनि की रेती के तपोवन क्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल की दीवार गिर गई। वहीं दीवार गिरने से एक स्कूल का किचन और साथ ही डाइनिंग एरिया ध्वस्त हो गया। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हादसे की वजह से कुछ दूरी पर बच्चे थे, ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं स्कूल ने घटना की पुलिस से शिकायत की है। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में सिडकुल की एक फैक्ट्री में हुए हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। देर रात मशीन पर काम करते वक्त कर्मचारी मशीन की चपेट में आ गया। देहरादून नाइजीरियन साइबर ठग को 2.5 साल की सजा हुई है। आरोपी ने मसूरी के रहने वाले एक शख्स से 60 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी अर्नेस्ट माइकल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ में मीटिंग की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की गई। मीटिंग में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। हरिद्वार के संकरी गलियों से लेकर गंगा घाटों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। पुलिस हेडक्वार्टर से 4 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर रवाना हुए। बागेश्वर में ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और डीएम के माध्यम से सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन भी भेजा। कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में पुल टूट गया है और पुल की जल्द ही मरम्मत की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 2 दिन की समन्वय मीटिंग हुई और संघ कार्यालय में हुई मीटिंग में 5 सीट पर जीत को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। अल्मोड़ा जिले के दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस बार 13 स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूदा जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। अल्मोड़ा में होटल व्यवसाय की शुरुआत करने वाले जगत सिंह बिष्ट की जयंती मनाई गई। कई सामाजिक संगठनों ने झूड़ा चाचरी के साथ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। और अब बात करते हैं मौसम की। तो पहाड़ पर बारिश और साथ ही बर्फबारी का एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है।
आज देर रात से एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और साथ ही टिहरी समेत कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही ये 2 तस्वीरें भी आप देखिए। एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। आज रात बारिश और साथ ही बर्फबारी होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही हर्षिल घाटी में स्नोफॉल हो रहा है। वहीं बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रद्धालु बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही जोखिम भरी हुई दिखाई दी। गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे भारी बर्फबारी के चलते बंद है, जिसे बीआरओ की मशीनें खोलने में जुटी हुई हैं। सूखी से लेकर गंगोत्री और बॉर्डर तक भारी बर्फबारी होने से फिसलन के हालात बन गए हैं। इसके अलावा 7 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी के बाद से ही बंद चल रहे हैं, जिससे कि जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। चमोली में बर्फबारी के बाद में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम कर रही है। हाईवे पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिससे कि 4 जेसीबी मशीनें लगातार साफ करने का काम कर रही है। बद्रीनाथ तक बर्फ जमने के बाद में हाईवे बाधित है, तो वहीं रुक रुक कर हो रही बर्फबारी काम में परेशानी खड़ी कर रही है। चमोली के ग्रामीण इलाकों में बर्फ से ढक चुके हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे कि ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों की जो खूबसूरत तस्वीर है वो तो सामने आ रही है। और चमोली के जोशीमठ विकासखंड और साथ ही दसोली विकासखंड में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। यहां पर 1 दर्जन से अधिक गांव बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी की वजह से सबसे अधिक प्रभावित सड़क मार्ग है और सड़क मार्गों पर छोटे वाहनों का चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। चक्राता में ट्यूनी सड़क पर लोखंडी के पास में बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो ब्लोअर मशीन से सड़क पर बर्फ हटाई जा रही है और बर्फबारी की वजह से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। चक्राता में भी बारिश और बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हैवी स्नोफॉल से सड़कों पर भी बर्फ जम गई है, जिसमें कि गाड़ियां फिसल रही हैं और बाहर से आने वाले सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फ में गाड़ियां फंस रही हैं, तो वहीं बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसलन ज्यादा हो गई है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।